शैलेश के पास एक बार चलते हैं। शैलेश, देखिए, साबरमती टू राजस्थान, ये पूरा रूट हमने समझा, कौन कौन से रूट कौन कौन से शहरों से होता हुआ जो ये काफिला है ये आगे बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश का रूट भी हमने समझ लिया। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जैसे ही काफिला उत्तर प्रदेश एंटर करेगा, झांसी के रास्ते जब लाया जाएगा, तो कौन कौन से वो जिले हैं, कौन कौन से जिलों से होते हुए अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा सकता है? देखिए, झांसी, बरेली, चित्रकूट, ये वो बीच बीच में ज़िले आएंगे। अब एक चीज़ देखिए ज़रूर देखी जाएगी कि क्या आगरा होते हुए रूट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो इसके ऊपर अभी स्थिति जो है वो क्लियर नहीं की जा रही है, और उसके पीछे वजह जो है, जब हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो एक गोपनीय ऑपरेशन है ये। और अगर सारी चीज़ें देखिए पहले से ही क्लियर कर दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो एक प्लानिंग लेके चला जा रहा है कि सुरक्षित तरीके से लाया जाए अतीक को, वो बाधित हो सकता है। अगर सारी प्लानिंग देखिए पहले से जो अतीक के करीबी है, जाहिर सी बात है कई लोग ये चाहते होंगे कि अतीक अहमद बच जाए। तो जो लोग उसके बचने की बात सोचते हैं वो कहीं उसे छुड़ाने की कोशिश ना करें। ऐसे में अगर छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो हमला भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए जो रूट है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से तय रखा गया, और एक रूट नहीं है। देखिए, अलग अलग जो रूट है उन सब पर अपनी तैयारी रखी गई है ताकि किसी भी रूट से ले जाएं अचानक, वहां पर कोई बाधा ना बने। और आपको ये भी बता दें कि जिस रूट से ले जाया जाएगा और जिस रूट से नहीं ले जाया जाएगा, ये दोनों चीजें सिर्फ उच्च अधिकारी जानते हैं, लेकिन जो उस रूट के जिले हैं, वहां के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनको भी ये अभी तक क्लियर नहीं है स्थिति कि क्या अतीक उसी रूट से ले जाया जाएगा। क्योंकि सबको तैयारी जो करने के लिए कहा गया वो यही कि ये तैयारी रहे कि उन्हीं के यहाँ से अतीक को ले जाया जाएगा, काफिले को ले जाया जाएगा। तो वो अपनी तैयारी इस हिसाब से रखे, पूरी मजबूत पुख्ता तैयारी। लेकिन अब वो रूट कौन सा होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या आगरा रूट लेंगे या नहीं लेंगे, दूसरे रूट से ले जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में फिलहाल पुलिस के अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल मुंह बंद रख के अंदर अंदर जो स्ट्रेटेजी है वो चीज़ें सब तय हो चुकी हैं। और उसके बाद में अब लक्ष्य सिर्फ एक है, सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद को प्रयागराज तक पहुंचाना, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करना 28 तारीख को, उसके जो कर्म है उसके लिए उसे सजा दिलाना। उसके बाद अगर देखें तो किस तरह से क्या पुलिस जो है वो रिमांड लेने की भी कोशिश करेगी उमेश पाल हत्याकांड के मामले में, क्योंकि अभी तो जो बात हो रही है वो तो उमेश पाल की जो किडनैपिंग हुई उन चीज़ों से जुड़ी बात है, लेकिन अभी तो उमेश पाल के हत्याकांड की भी बात होनी है। अभी तो उस मामले में पुलिस को अपना काम आगे करना है। तो निश्चित रूप से जब रिमांड लेंगे, पूछताछ हो पाएगी, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब मिलना बाकी है, बहुत से राज अभी खुलना बाकी है, और पुलिस रिमांड भी इसके लिए लंबी चाहिए होगी। क्योंकि जो बिल्कुल पेशेवर माफिया है उनकी ज़बान इतनी जल्दी नहीं खुलती है, उनकी ज़ुबान खुलने में वक्त लगता है। तो ऐसे में ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को रिमांड मिले, जिससे इसके अतीक अहमद से पूरी पूछताछ की जा सके, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक प्रेशर ऐसा क्रिएट हो कि वो अपने हर गुनाह को कबूल ले। और शायद अतीक अहमद इस बार जिस तरह से पुलिस के शिकंजे में है, उसने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे दिन भी आएंगे, इस तरह की भी परिस्थितियां उसके लिए बनेंगी। क्योंकि जो उसने अपना साम्राज्य तैयार किया था, जो उसने अपना नेटवर्क तैयार किया था, कहीं ना कहीं ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही था कि सदन चल रहा था, और इस बीच में जैसा आरोप देखिए अभी फिलहाल तो कि सदन चल रहा था, उस बीच में इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है। जो आरोप लगते हैं वो अतीक अहमद के ऊपर लगते हैं, उसके बेटे का नाम सामने आता है। तो उन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, ये कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस था, और वो ओवर कॉन्फिडेंस इस बार भारी पड़ गया। और अब जो है वो लगातार पूरा शासन प्रशासन जो है वो इसी प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे अब ये साबित हो कि आखिर कौन दोषी है, और उसके बाद जो दोषी साबित हो उसको किस तरह से कड़ी से कड़ी ऐसी सजा दिलाई जाए जो बाकी जो अपराधी हैं, जो माफिया, उनके लिए भी नजीर बने, और जो विपक्षी सवाल उठा रहे हैं उनको भी जवाब दिया जा सके, और जो सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है उसको ये बताया जा सके कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हमने जो कहा है वो करके दिखाया। तो ये भी एक कोशिश होगी। आगे देखिए, निकाय चुनाव है, 2024 के चुनाव हैं, और हर चुनाव में कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा रहता है जो कहीं ना कहीं विपक्ष जोर शोर से उठाता है। फिर घटना कोई भी हो, छोटी से लेके हर बड़ी घटना तक विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम करता है। आप अगर विपक्षी दलों के सुबह सुबह उठकर ट्वीट देखना शुरू कीजिए तो जिन खबरों को कभी वो ट्वीट करते हैं, जो उनके बाकी ट्वीट्स होते हैं वो किस पर होते हैं? भ्रष्टाचार पर, घोटाले पर और अपराध पर। तो निश्चित रूप से इस तरह का कोई मौका विपक्ष को ना मिले, यही सरकार की भी कोशिश रहती है, पुलिस प्रशासन की कोशिश रहती है। लेकिन जब इस तरह की, जैसा प्रयागराज का हत्याकांड हुआ, ऐसी कोई घटना होती है तो
कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक असहज स्थिति होती है, बैकफुट पर आने वाली ऐसी स्थिति होती है जहां पर विपक्ष के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाता है सरकार पर हमला करने का, तो अब कहीं ना कहीं उसका जवाब देने का वक्त है और उसी कोशिश में लगातार सरकार, पुलिस प्रशासन लगे हैं कि कैसे जो अपराधी हैं, जो इस पूरी घटनाक्रम के दोषी हैं, उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है उसकी एक नज़ीर सबके सामने रखी जाए, उसका जवाब जो विपक्षी चाह रहे हैं वो जवाब दिया जा सके। 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है उमेश पाल हत्याकांड को, और अब तक जो मुख्य आरोपी, जो मुख्य दोषी लोग हैं, वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मौका दे रहा है। और जिस समय 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उपलब्धियां गिना रहे थे 6 साल की, और खासतौर से दूसरे कार्यकाल के पहले साल की, उस समय विपक्ष यही सवाल उठा रहा था कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर को ये कैसे उपलब्धि के रूप में बता सकते हैं। और सिर्फ सपा नहीं, कांग्रेस या बाकी जो दल हैं वो सब इसे लेकर सवाल उठा रहे थे, और अब कहीं ना कहीं अपनी इस कार्रवाई के माध्यम से उनको भी जवाब देने की एक कोशिश, एक तैयारी जो है वो सरकार की है। और इसीलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपनी पूरी रणनीतिक रूप से पूरी ताकत लगाकर इस कोशिश में है कि अतीक अहमद को यहाँ पर सुरक्षित लाएं, कोर्ट में ले जाएं, उसकी अभियोजन पक्ष अच्छे से पैरवी करे, पूरी एक अच्छी से पूरी तैयारी की जाए और उसके बाद में उसको सजा दिलाने का काम किया जाए। और इसी के ऊपर सारी कार्रवाई, सारा फोकस इस समय लगा हुआ है। जी शैलेश, ये पूरी चीजें तो आपने समझाई है, लेकिन एक चीज और समझाइए, क्योंकि देखिए अगर आपकी और नितिन की बात करें तो पूरे यूपी को आप लोगों ने कवर किया है, हर चप्पे चप्पे को आप लोग बहुत बारीकी से समझते हैं। और अगर रूट की बात की जाए, अतीक अहमद को कौन से रूट से लेकर जाया जाएगा, अभी तक इस पर कोई क्लियरिटी सामने नहीं आई है। क्या लगता है आप लोगों को, शैलेश आपको, कि क्या संभावना जताई जा सकती है, कौन सा रूट इजी पड़ेगा यूपी पुलिस के लिए, कौन सा रूट चुना जा सकता है प्रयागराज ले जाने तक के लिए अतीक अहमद को? देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो रूट है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है इस पूरे में। और अगर हम देखें तो झांसी, जिस तरह से झांसी चित्रकूट होते हुए जो बरेली का रूट है वो लिया जा सकता है। तो अलग अलग देखिए ये विकल्प हैं जहां से अतीक अहमद को इस समय प्रयागराज ले जाया जा सकता है। लेकिन फाइनली किस रूट को चुना जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रूट में बदलाव संभव है। जैसा हम देखिए बार बार कह रहे हैं कि रूट में बदलाव संभव है। जो रूट सबसे सुरक्षित लगेगा, जो रूट सबसे आसान होगा, कम समय में सुरक्षित तरीके से पहुंचाए, सड़क अच्छी मिले, मतलब पूरा रूट जो है वो क्लियर मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा अतीक अहमद को प्रयागराज तक ले जाने में। जी, तो क्या ये रूट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, बुंदेलखंड, झांसी होते हुए, चित्रकूट होते हुए, तो क्या ये रूट वैसा ही है, सरल, सुचारू? बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करें तो इस रूट पर जिस तरह से एक्सप्रेसवे का अगर सहारा लिया जाता है, और बाकी तो निश्चित रूप से देखिए रोड्स अच्छी मिल जाएगी, यहाँ पर ट्रैफिक को मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये रूट काफ़ी मुफीद माना जा सकता है प्रयागराज तक अतीक को ले जाने में, इस पूरे काफिले को ले जाने में। जी, अगर आज के दिन की बात की जाए, नितिन से अगर मैं सवाल लेना चाहूंगी, नितिन, अगर आज के दिन की बात की जाए तो कितना अहम आज का दिन रहने वाला है, क्योंकि प्रयागराज पहुंचेगा अतीक अहमद, उसके बाद ऐसी कौन सी कार्रवाई है जो अब आगे करनी होगी, प्रक्रिया कौन सी है जो आगे करनी होगी? क्योंकि साबरमती जेल से जब लाया जा रहा था तो बहुत समय लग गया था, सुबह पहुंची थी यूपी पुलिस की टीम, और जो कागजी कार्रवाई है, जो बाकी कार्रवाई है, वो करने में शाम तक का वक्त बीत गया था। क्या प्रयागराज पहुंचने पर भी ऐसी कोई औपचारिकताएं हैं या फिर ऐसी कोई कार्रवाई है, ऐसी कोई प्रक्रिया है जो पूरा करना होगा प्रयागराज पुलिस को, और उसमें कितना समय लग सकता है? देखिए, बिल्कुल, देखिए जब कोई भी कैदी किसी भी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है तो एक तो वो हाई सिक्योरिटी में उसको लेकर लाया जाता है, और एक राजपत्रित अधिकारी होता है, वो उसके साथ जो सामान होता है उसकी चेकिंग करता है, उसकी डिटेलिंग करता है, उसकी लिस्टिंग करता है। और उसके साथ ही जब वो नैनी सेंट्रल जेल ये पहुंचेगा, अतीक अहमद पहुंचेगा, तो उसका मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि आगे चल के कोई भी आरोप प्रत्यारोप ना लगे, या कोई भी स्थिति हो उसके लिए एक बैकअप प्लान होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। एक तो सामान, उसके साथ जो भी साबरमती जेल में जो सामान था, उस सामान को जो साथ लेकर चला है उसकी लिस्टिंग होगी, कोई डिप्टी एसपी या उससे ऊपर का जो अधिकारी है उसकी मौजूदगी में लिस्टिंग होगी।
इसके साथ ही मेडिकल होगा और जिस बैरक में उसको रखा जाएगा वहाँ जो वार्डर हैं, जो बंदी रक्षक हैं, वो बॉडी वॉर्न कैमरे वो पूरी तरह से धारण किए होंगे, यानी वो तैनाती के साथ साथ जो उसकी जद में वो पूरा मूवमेंट नज़र आएगा। जिस बैरक होता है उस बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं प्रॉपर, स्पेशली उस बैरक को इस अतीक अहमद के लिए स्पेशली एक तरह से तैयार किया गया है। इसके साथ ही सूचना ये भी आ रही है कि वहाँ जो LIU का जो खुफिया तंत्र है जेल का, वो भी और ज़्यादा पुख्ता किया गया है। DG जेल आनंद कुमार खुद इस चीज़ को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं और उनको लगातार अपने स्तर से दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं और उसके बाद 28 तारीख को 11 बजे उसकी पेशी होनी है। तो कोर्ट में किस तरह से उसको ले जाया जाए, किसी भी तरह के कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है, पर सरकार इसको भी लेकर इस पर भी नज़र रखे हुए है। और इसको लेकर आज जो रमेश शर्मा हैं IG प्रयागराज, उन्होंने एक बड़ी मीटिंग ली है और ये 2 दिन का घटनाक्रम, यानी कल शाम तक पहुंचना और परसों पूरे दिन कोर्ट में रहना और उसके बाद संभवतः जो सज़ा मुकर्रर होनी है, इस तरह से लग रहा है। तो इसके लिए क्या बैकअप प्लान है, क्या सिक्योरिटी प्लान है, इन सारी चीज़ों को लेकर न केवल जो प्रयागराज प्रशासन है बल्कि DGP मुख्यालय और गृह विभाग, जो ACS होम हैं संजय प्रसाद, वो सारी चीज़ों की मंत्रणा हो चुकी है। मुख्यमंत्री के पास पूरा जो प्लान है उनको बता दिया गया है। मुख्यमंत्री ने भी अपने स्तर से जो उनको सुझाव देने थे वो उन्होंने वो सारे डिक्टेशन, वो डायरेक्शंस जारी कर दिए। ये सारी चीज़ें रही हैं और अब ये देखना ये है कि इसी बीच बिल्कुल नितिन, तो कहीं ना कहीं तैयारी पूरी है और यूपी प्रशासन भी चाहेगा कि जो भी प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।